वर्ष मतलब 2025-26 का बजट पेश कर दिया है। जी हाँ। और आंकड़ा तो काफी बड़ा है, 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा। हाँ, 8,08,736.06 करोड़ का कुल बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे पेश किया और ये पिछले साल से करीब 9.8% ज्यादा है। सही कहा? हाँ, जी, लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये वाकई एक भारी भरकम बजट है। तो आज हम इसी दस्तावेज पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार का फोकस कहाँ है। बिल्कुल, ये बजट असल में राज्य की दिशा दिखाता है, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। हाँ। इसमें अगर देखें तो कुल प्राप्तियां मतलब जो पैसा आने का अनुमान है वो करीब 7,79,242 करोड़ है। और खर्चा? खर्चा वही 8,08,736 करोड़। अच्छा। और एक अच्छी बात यह है कि राजस्व बचत भी अनुमानित है, करीब 79,516 करोड़ की। ओह, मतलब रोज के खर्चे निकालकर भी सरकार के पास पैसा बच रहा है। हाँ, ये एक पॉजिटिव साइन है। हालांकि राजकोषीय घाटा भी है। वो कितना है? वो जीएसडीपी का मतलब सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.97% अनुमानित है। ये दिखाता है कि विकास के लिए उधार लेना पड़ेगा, पर ये सीमा के अंदर है। ठीक है, तो ये तो हुई बड़े आंकड़ों की बात। अब देखते हैं कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी संपत्ति बनाने पर खर्च। हाँ, उस पर काफी जोर दिख रहा है। पूंजीगत परिवहन के लिए 2,05,172 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 2 लाख करोड़ से ज्यादा, ये तो बहुत बड़ी रकम है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त फोकस। बिल्कुल, साफ तौर पर जैसे गंगा एक्सप्रेसवे को ही लें, उसकी जमीन खरीदने के लिए 2,057 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान है। अच्छा। और सिर्फ गंगा एक्सप्रेसवे ही नहीं, राज्यों में 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने की भी योजना है। 4 नए? जी, कनेक्टिविटी बढ़ाने पर बहुत जोर है। फिर जेवर में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, हाँ, उसका क्या अपडेट है? उसके लिए 1150 करोड़ प्रस्तावित हैं और साथ ही कानपुर और आगरा मेट्रो परियोजनाओं के लिए भी पैसा रखा गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो काफी पैसा लग रहा है, लेकिन जो आम आदमी से जुड़ी योजनाएं हैं, सामाजिक क्षेत्र कल्याणकारी योजनाएं, उनका क्या? उनका भी ध्यान रखा गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंफ्रा पर ही जोर है। महिला कल्याण को देखें तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, हाँ, वो तो काफी चर्चित योजना है। उसके लिए 1,050 करोड़ रुपए हैं। और जो निराश्रित महिला पेंशन योजना है, उसके लिए 4,119 करोड़ रुपए। ये सीधे परिवारों तक पहुंचने वाली मदद है। और युवा, आजकल स्किल डेवलपमेंट की बहुत बात होती है। हाँ, युवाओं के कौशल विकास और ट्रेनिंग के लिए एक बड़ा अमाउंट है, 3,000 करोड़ रुपए। ये उन्हें जॉब रेडी बनाने की कोशिश है। और शिक्षा में, स्कूलों वगैरह के लिए? बेसिक शिक्षा के स्कूलों में सुविधाएं बेहतर करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए हैं। और स्मार्ट क्लास बनाने पर भी फोकस है, उसके लिए 580 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की, कृषि और ग्रामीण विकास। जी, कृषि क्षेत्र के लिए भी आवंटन है। सिंचाई के लिए नए नलकूप बनाने पर 200 करोड़ रुपए हैं। गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए जो संपर्क मार्ग बनते हैं, उनके लिए 1,600 करोड़ रुपए। ये भी जरूरी है। और पीने का पानी बहुत अहम मुद्दा है, तो नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति मिशन के लिए 1,100 करोड़ का बजट है। और पशुपालन, डेयरी वगैरह? हाँ, दुग्ध विकास के लिए भी 203 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसमें नंद बाबा दुग्ध मिशन भी शामिल है। अच्छा, तो ये तो होगा बड़े बड़े क्षेत्र। इनके अलावा कुछ और खास बातें जो उस बजट से निकल कर आ रही हों? हाँ, कुछ और चीजें भी है, जैसे एमएसएमई यानी छोटे और मझोले उद्योग। हाँ, वो तो यूपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, यूपी देश में तीसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है एमएसएमई सेक्टर में, तो उन पर जोर बना हुआ है। एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी योजना भी जारी रहेगी। जी। पर्यटन को भी बढ़ावा देने की बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए करीब 140 करोड़ रखे गए हैं। और स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य में आयुष्मान भारत योजना को आगे बढ़ाने के लिए 513 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। और शहरों की सुरक्षा के लिए जो सेफ सिटी योजना है, उसके लिए 800 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये बजट बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर दाव लगा रहा है। हाँ, वो तो साफ है। लेकिन साथ ही सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं चल रही हैं, उन्हें भी जारी रख रहा है और अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर्स को भी पुश देने की कोशिश है। जी बिल्कुल, आवंटन देखकर तो यही लगता है कि बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और जो टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। विकास और कल्याण दोनों को साधने का प्रयास। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट्स पर इतना जोर है, उसका असर
आने वाले साल में उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों और लोगों के अलग-अलग वर्गों पर कैसा पड़ेगा? क्या ये असर जो सीधा सामाजिक योजनाओं पर खर्च होता है, उससे अलग होगा और कितना अलग होगा? ये सोचने वाली बात है। आज हम उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ हालिया काफी महत्वपूर्ण नीतियों पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो दिखाते हैं कि सेमीकंडक्टर से लेकर आप देखिए पर्यटन, खेल, यहाँ तक कि हरित ऊर्जा तक काफी कुछ प्लान हो रहा है। बिल्कुल, और इन सबको एक साथ देखने पर लगता है कि राज्य ना भविष्य के जो बड़े उद्योग हैं उन पर नजर गड़ाए हुए हैं। हाँ, निवेश खींचना है और साथ ही सामाजिक विकास पर भी ध्यान है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन दस्तावेजों से जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें और ये देखें कि यूपी आखिर जा किस दिशा में रहा है। हाँ, क्या करने की कोशिश है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले टेक्नोलॉजी वाली नीतियों को लेते हैं। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024। आजकल ये बड़ा हॉट टॉपिक है। हाँ, बहुत ज्यादा। और इसका लक्ष्य भी काफी बड़ा है, मतलब राज्य में पूरा एक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाना। इकोसिस्टम से मतलब? सिर्फ फैक्ट्री लगाना नहीं, उससे कहीं ज्यादा। इसमें डिजाइन भी है, मैन्युफैक्चरिंग तो है ही, और फिर चिप्स की पैकेजिंग वगैरह भी, सब कुछ यही हो। अच्छा, ये एक तरह से मतलब भविष्य की टेक्नोलॉजी पर बड़ा दाव है। ठीक है। और इसी के साथ एक और बड़ी चीज है, हरित हाइड्रोजन और अमोनिया नीति 2024। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लक्ष्य रखा है 2028 तक 10 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का। ये तो बहुत बड़ा नंबर लगता है। देखिए, लक्ष्य तो महत्वाकांक्षी है, पर ये भारत सरकार का जो बड़ा विजन है ना, ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने का, उससे जुड़ता है। अच्छा। हरित हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जा रहा है। हाँ, ये सच है कि अभी ये महंगा है, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्ट दोनों चाहिए होंगे, लेकिन अगर ये सफल होता है तो ये ऊर्जा के क्षेत्र में वाकई क्रांति ला सकता है, और रोजगार भी, शायद 10,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा हो सकती हैं। और फिर एक ड्रोन नीति भी है 2023 की। जी, इन सब में उनका इस्तेमाल बढ़ाने पे भी। बिल्कुल, ड्रोन तो खासकर जो दूर के इलाके हैं वहाँ चीजें पहुँचाने में बहुत मदद कर सकते हैं। सोचिए, दवाइयाँ कितनी जल्दी पहुँच सकती हैं। हाँ, ये तो है। गवर्नेंस के लिए भी और लॉजिस्टिक्स के लिए भी। सही। अच्छा, ये तो हुई टेक्नोलॉजी की बातें, लेकिन इन सब के लिए पैसा चाहिए, अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। तो शायद इसीलिए एफडीआई और स्टार्टअप नीतियां भी हैं। सही पकड़ा आपने। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब एफडीआई नीति जो 2023 की है, उसका सीधा निशाना है दुनिया की जो बड़ी कंपनियां हैं ना, फॉर्च्यून 500 वाली। अच्छा, बड़ी मछली। हाँ, बिल्कुल, उनको उत्तर प्रदेश में लाना, और इसके लिए उन्हें काफी छूट भी दे रहे हैं, जैसे स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% तक की छूट। वाह। और फिर दूसरी तरफ छोटे खिलाड़ियों के लिए भी कुछ है, स्टार्टअप नीति। हाँ, स्टार्टअप नीति जो 2020 वाली है, उसे रिवाइज किया गया है। इसका लक्ष्य है 100 इनक्यूबेटर बनाना। इनक्यूबेटर मतलब जहां नए आइडियाज को मदद मिलती है। बिल्कुल, और कम से कम 10,000 नए स्टार्टअप्स खड़े करना। इसके लिए 1,000 करोड़ का एक सीड फंड भी बनाया है। तो एक तरफ बड़ी कंपनियां, दूसरी तरफ बिल्कुल नए स्टार्टअप्स। जी, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। देखिए, रणनीति तो यही लग रही है, बड़े निवेश से एक मजबूत औद्योगिक आधार बने और स्टार्टअप से इनोवेशन आए, नई सोच आए। ये दोनों मिलकर रोजगार भी बढ़ाएंगे और अर्थव्यवस्था को भी गति देंगे। और इसमें मदद करने के लिए वो लॉजिस्टिक्स नीति 2022 और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020-25 भी हैं। सामान लाने ले जाने का खर्चा कम हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, मतलब उद्योग और निवेश पर फोकस साफ दिख रहा है। पर क्या विकास का मतलब सिर्फ यही है? लोगों की जिंदगी का क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। और शायद इसीलिए हमें खेल नीति 2023 जैसी चीजें भी दिख रही हैं। हाँ, उसका भी जिक्र है। यहाँ सिर्फ स्टेडियम बनाना मकसद नहीं है, प्रतिभाओं को खोजना, उन्हें ट्रेनिंग देना, आगे बढ़ाना, ये सब है। इसके लिए 10 करोड़ का एक शुरुआती फंड भी है, राज्य खेल विकास कोष के नाम से, और एक अथॉरिटी बनाने की भी बात है। और खेल के अलावा मनोरंजन और संस्कृति, फिल्म नीति 2023। जी, उसमें भी काफी कुछ है। एक तो फिल्म सिटी बनाने की बात चली रही है। हाँ, वो तो काफी चर्चा में है। और अगर कोई उत्तर प्रदेश में आकर फिल्म बनाता है तो उसे सब्सिडी भी मिलेगी, शायद 2 करोड़ तक। अच्छा, और पर्यटन नीति भी है एक 2022 की, रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट। हाँ, वो थीम आधारित टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश है। तो ये सब मिलकर क्या दिखाता है कि विकास को सिर्फ आर्थिक नजरिए से नहीं देखा जा रहा। मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू भी हैं।
लोगों की जीवन की गुणवत्ता कैसे सुधरे, इस पर भी ध्यान है। इसी कड़ी में आप जनसंख्या नीति 2021-30 को भी रख सकते हैं। ओ हाँ, उसका लक्ष्य क्या था? TFR कम करना? और टोटल फर्टिलिटी रेट यानी प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या, उसे 2026 तक 2.1 पर लाना और 2030 तक 1.9 पर। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश एक साथ कई मोर्चों पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। टेक्नोलॉजी, निवेश, उद्योग और साथ ही खेल, पर्यटन, सामाजिक सुधार भी एक मल्टी डायमेंशनल रणनीति है। बिल्कुल सही कहा आपने। इन सभी दस्तावेजों को एक साथ देखने के बाद मेरे मन में एक बड़ा सवाल आता है। क्या? सवाल ये है कि ये सारी नीतियां जो सुनने में इतनी अच्छी और महत्वाकांक्षी लग रही हैं, ये सब एक साथ जमीन पर कितनी असरदार तरीके से लागू हो पाएंगी, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, कार्यान्वयन तो हमेशा एक मुद्दा रहता है। बिल्कुल। और अगर मान लीजिए ये सफल होती है तो आने वाले 10-15 सालों में उत्तर प्रदेश के पूरे विकास पर इनका मिला जुला असर क्या होगा? ये एक सोचने वाली बात है जिसके परिणाम हमें भविष्य में ही पता चलेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश के हाल की गतिविधियों पर बात कर रहे हैं, खासतौर पर 2024-25 के लिए जो योजनाएं और विकास कार्य हैं। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जिनसे ये जानकारी मिलती है। जी बिल्कुल, इन स्रोतों में काफी कुछ है। तो कोशिश रहेगी कि हम जो सबसे अहम बातें हैं, जो मुख्य चीजें हो रही हैं, उन पर फोकस करें, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सामाजिक योजनाएं हों या फिर टेक्नोलॉजी। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर नजर डालते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का जिक्र तो काफी है। बिल्कुल, ये मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है और लंबाई भी देखिए, करीब 594 किलोमीटर। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सच में 594 किलोमीटर्स, और ये 12 जिलों से होकर गुजरेगा, है ना? जी हाँ, 12 जिले कवर करेगा। और देखिए, ये सिर्फ कनेक्टिविटी की बात नहीं है, ये एक्सप्रेसवे जो हैं, ये एक तरह से इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बन रहे हैं। अच्छा, जैसे आप उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को ही देख लीजिए। इसमें अलीगढ़, आगरा, चित्रकूट, झांसी, कानपुर, लखनऊ, ये सब नोड्स हैं। मकसद है डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता। ये तो महत्वपूर्ण है। और लखनऊ में वो ब्रह्मोस मिसाइल वाला केंद्र भी तो बन रहा है। हाँ बिल्कुल, DRDO और रूस का जॉइंट वेंचर है, वो लखनऊ में स्थापित हो रहा है। तो ये सब बड़े प्रोजेक्ट्स तो चल ही रहे हैं। और छोटे उद्योगों के लिए वो एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना, उसका क्या स्टेटस है? वो तो काफी पुरानी है, 2018 से चल रही है शायद। सही कहा आपने, 2018 में शुरू हुई थी और अभी हाल ही में इसमें 12 नए उत्पाद जुड़े गए हैं। तो कुल मिलाकर अब शायद 74 उत्पाद हो गए हैं इसमें। अच्छा जी, तो इससे जो स्थानीय कारीगर हैं, जो पारंपरिक चीजें बनाते हैं, उनको काफी बढ़ावा मिल रहा है, उनको एक मार्केट मिल रहा है। और इसी तरह अमेठी में वो राइफल वाला प्लांट भी तो है, AK-203। हाँ, वो कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भारत और रूस के सहयोग से बन रही है असॉल्ट राइफल AK-203। ये भी एक तरह से स्थानीय स्तर पर रोजगार और इंडस्ट्री को बूस्ट दे रहा है। ये तो हुई इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? टेक्नोलॉजी में भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे UPSDM मतलब उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन। इसने IIT कानपुर के साथ एक समझौता किया है। किस लिए? इसका मकसद है कि युवाओं को जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी ट्रेनिंग दी जाए और उनको स्टार्टअप वगैरह शुरू करने में भी मदद मिले। ये तो अच्छी बात है। हाँ, और इसके अलावा नोएडा में राज्य का पहला डेटा सेंटर पार्क बनाने की बात है और ग्रेटर नोएडा में एक सेमीकंडक्टर पार्क की भी योजना है। हो, सेमीकंडक्टर पार्क, ये तो काफी महत्वाकांक्षी लगता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सरकार का फोकस भविष्य की टेक्नोलॉजी पर भी है और साथ ही सरकार ने कई शहरों में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस मतलब GCC खोलने की भी बात की है। ये AI, IoT जैसी नई टेक्नोलॉजी पर फोकस करेंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन आम आदमी से सीधे जुड़ी हुई योजनाएं, मतलब सामाजिक क्षेत्र में क्या चल रहा है? हाँ, वो भी जरूरी है। जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, उसमें जो राशि मिलती थी बेटियों को, वो 15,000 से बढ़ाकर अब 25,000 कर दी गई है। अच्छा, ये तो काफी बढ़ोतरी है। जी, तो ये सीधे तौर पर लड़कियों की शिक्षा और उनके भविष्य से जुड़ा है। फिर एक अभ्युदय योजना है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग देती है। हाँ, ये तो बहुत से युवाओं के लिए मददगार होगी। बिल्कुल, जिनके पास महंगी कोचिंग की फीस नहीं है, उनके लिए ये एक बड़ा सपोर्ट है। और सांस्कृतिक स्तर पर भी कुछ बड़ी चीजें हुई हैं, जैसे वाराणसी में वो मेडिटेशन सेंटर खुला है। हाँ, स्वरवेद महामंदिर। बताया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है।
तो ये दिखाता है कि विकास के साथ साथ कल्चर और टूरिज्म पर भी ध्यान है। अयोध्या में राम मंदिर के बाद टूरिज्म को बढ़ावा देना या विंध्याचल कॉरिडोर का विकास, ये सब भी उसी दिशा में कदम लगते हैं। जी बिल्कुल। और कई शहरों में हेलीपोर्ट्स भी बनाए जा रहे हैं ताकि कनेक्टिविटी और बेहतर हो सके, खासतौर पर टूरिज्म के लिहाज से। और हाँ, प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ होना है, उसकी तैयारियां भी जोरों पर हैं। सही कहा, महाकुंभ तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है। अच्छा, पर्यावरण को लेकर कुछ है इन दस्तावेजों में, आजकल ये भी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, उसका भी जिक्र है। एक तो मिशन लाइफ कार्यक्रम है, मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीने के तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है। और दूसरा, जो वेटलैंड्स हैं, मतलब आर्द्र भूमि, उनके संरक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ये बायोडायवर्सिटी के लिए और पानी के स्रोतों के लिए बहुत जरूरी हैं। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें तो एक तस्वीर उभरती है कि उत्तर प्रदेश में कई मोर्चों पर एक साथ काम हो रहा है। मतलब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी हैं, टेक्नोलॉजी पर भी फोकस है, स्थानीय उद्योगों को भी सपोर्ट है और सामाजिक कल्याण की योजनाएं भी चल रही हैं। हाँ बिल्कुल, एक तरह से मल्टी डायमेंशनल अप्रोच दिखती है। और साथ में हेल्थ का भी लक्ष्य है, जैसे 2027 तक मलेरिया मुक्त राज्य बनने का टारगेट रखा है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी जो इन स्रोतों से निकल कर आ रही हैं। अब सोचने वाली बात शायद ये है कि ये जो विकास की रफ्तार दिख रही है अलग अलग क्षेत्रों में, क्या ये आगे भी ऐसे ही बने रहेगी और आने वाले समय में इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होगा राज्य पर और यहाँ के लोगों पर, ये देखना दिलचस्प होगा। जुड़े कुछ काफी दिलचस्प सवाल जवाब जैसे हैं। जी। ये अलग अलग परीक्षाओं या स्रोतों से लिए गए लगते हैं। इसमें इतिहास भी है, भूगोल, संस्कृति और आजकल की चीजें भी। चलिए देखते हैं इनमें से क्या खास बातें निकलती हैं। बिल्कुल, ये स्रोत एक तरह से उत्तर प्रदेश की एक झलक दिखाते हैं, मतलब इसकी विविधता, इसका इतिहास और हाँ वर्तमान भी। देखते हैं कि ये हमें इस राज्य के बारे में क्या अनोखा सिखा पाते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं भूगोल से। एक पॉइंट है सोनभद्र जिले का। ये अकेला जिला है जो 4 राज्यों की सीमाओं को छूता है। जनजातियों की आबादी भी काफी है, जो इस क्षेत्र को एक अलग पहचान देती है। अच्छा, अब थोड़ा इतिहास की तरफ चलें। एक बात है कि 1858 में राजधानी आगरा से इलाहाबाद यानी आज का प्रयागराज शिफ्ट हुई थी। ये 1857 के विद्रोह के ठीक बाद हुआ। जी हाँ, ये बिल्कुल उसी दौर के प्रशासनिक फेरबदल का हिस्सा था। देखिए, 1857 के बाद अंग्रेजों ने अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश की। प्रयागराज संगम और अकबर के किले की वजह से वैसे भी अहम था। हाँ, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। बिल्कुल, शायद उन्हें लगा कि ये ज्यादा सुरक्षित और केंद्रीय जगह होगी। अच्छा, अब संस्कृति की बात करें तो ब्रज क्षेत्र का वो चरकुला नृत्य, मैंने पढ़ा इसके बारे में, कितना अनोखा है। महिलाएं सिर पर दीपकों का पिरामिड रखकर नाचती हैं। हाँ, क्या बात है, ये वाकई अद्भुत है। ये वहाँ की लोक कला और भक्ति परंपरा, खासकर होली के समय, उसका एक जीवंत उदाहरण है। सच में। इसी तरह मिर्जापुर क्षेत्र में कजरी लोकगीत हैं, जो बरसात के मौसम में गाए जाते हैं। ये भी बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, कजरी मैंने सुना है। ये उस इलाके के कल्चर का हिस्सा है। और अगर आज की बात करें तो एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी योजना, ये भी काफी सुनने में आ रही है आजकल। जी, ओडीओपी। इसका उद्देश्य तो यही है कि हर जिले के अपने पारंपरिक शिल्प या उत्पाद को बढ़ावा मिले, जैसे कहीं का पीतल का काम, कहीं की चिकनकारी। हाँ, ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिले। बिल्कुल, आइडिया तो अच्छा है, पर देखना होगा कि कितना कारगर होता है, जमीन पर कारीगरों तक फायदा पहुंचे। सही बात है। और अंत में ये छोटी छोटी बातें, जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन है। हाँ, सारस। और राजकीय फूल पलाश। जी, पलाश। ये छोटी बातें हैं पर राज्य की पहचान से जुड़ी हैं ना। बिल्कुल, ये सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये राज्य की जो प्राकृतिक विरासत है, उसकी जैव विविधता है, उसे दिखाते हैं। सारस का होना वेटलैंड्स के महत्व को बताता है।
पलाश यहाँ के मौसम और जंगलों का प्रतीक है। ये एक अच्छा नजरिया है। तो ये थी उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ चुनिंदा जानकारियों की एक तेज झलक। इतिहास, भूगोल, संस्कृति सब मिला जुला। बिल्कुल। और इन अलग अलग तथ्यों से गुजरते हुए ये सोचना भी दिलचस्प है कि कैसे उत्तर प्रदेश में मतलब प्राचीनता और आधुनिकता एक साथ दिखती हैं, और कैसे ये छोटी छोटी जानकारियां इस विशाल राज्य की जो जटिल तस्वीर है उसे समझने में मदद करती हैं। अब सवाल ये भी है कि भविष्य में ये विविधताएं और शायद विरोधाभास भी राज्य के विकास को किस तरह से दिशा देंगे। साहित्यिक और ऐतिहासिक हस्तियों से जुड़ी कुछ जानकारियां हैं जी। इनमें लेखक हैं, कवि हैं, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक भी। तो देखते हैं इन स्रोतों से क्या खास बातें निकल कर आती हैं। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश का इतिहास और साहित्य मतलब वाकई बहुत गहरा और प्रभावशाली रहा है। हाँ, चलिए इन स्रोतों में छिपे कुछ अहम नुक्तों और दिलचस्प पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहाँ से शुरू करें? मुंशी प्रेमचंद से करते हैं। स्रोत बताते हैं कि उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। जी हाँ, उपन्यास सम्राट। ये इतनी बड़ी उपाधि क्यों मिली उन्हें? देखिए, इसकी मुख्य वजह यह है कि प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास को आप कह सकते हैं आम आदमी से जोड़ा। अच्छा। खासकर किसानों, मजदूरों, महिलाओं के जीवन के जो संघर्ष थे उनको आवाज दी। उनका जो मशहूर उपन्यास है गोदान 1936 का, हाँ, गोदान, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो उस वक्त के ग्रामीण भारत, उसकी सामाजिक जटिलताओं, कृषि संकट, सबका एक जीता जागता चित्रण है, एक आईना है मतलब। सही। यही यथार्थवाद उनकी खास पहचान बना। और उनका जन्म वाराणसी के पास लम्ही गांव में हुआ था। अच्छा, लम्ही में। हाँ। और मैंने ये भी पढ़ा कि उनकी शायद पहली कहानियों का संग्रह था सोजे वतन। हाँ, सोजे वतन। उसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, ऐसा क्यों? जी हाँ, 1908 में छपा था ये। सोजे वतन का मतलब ही है वतन का दर्द। तो इसमें देशभक्ति की भावना जगाने वाली कहानियां थी। अच्छा। अंग्रेजी हुकूमत को लगा कि भाई ये कहानियां लोगों में बगावत की चिंगारी भड़का सकती हैं। अच्छा। तो उसे जब्त करके जला दिया गया। कमाल है, मतलब एक लेखक की कलम में इतनी ताकत की हुकूमत डर जाए। बिल्कुल। अच्छा, प्रेमचंद के यथार्थवाद से थोड़ा अलग चलें तो उसी दौर में जयशंकर प्रसाद भी थे। जी, जयशंकर प्रसाद, जिन्हें छायावाद का एक प्रमुख स्तंभ माना जाता है। ये छायावाद क्या था असल में? हाँ, देखिए, छायावाद हिंदी कविता का एक अहम दौर था। मोटे तौर पर कहें तो 1918 से 1936 के आसपास का। ठीक है। इसमें कल्पना पर जोर था, प्रकृति प्रेम था, व्यक्तिगत भावनाओं की गहराई थी, और एक तरह का मतलब दार्शनिक या रहस्यवादी पुट ज्यादा देखने को मिलता है। प्रसाद जी, जिनका जन्म भी काशी में ही हुआ था, वो इसी धारा के प्रमुख कवि थे। और उनका महाकाव्य कामायनी 1936 का, कमायनिया, वो तो मतलब मानव मन की भावनाओं जैसे श्रद्धा, बुद्धि, संघर्ष, इन सब की एक अद्भुत गाथा है। बहुत महत्वपूर्ण रचना है। और महादेवी वर्मा, उनका भी जिक्र है स्रोतों में। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। बिल्कुल, महादेवी जी भी छायावाद की एक महत्वपूर्ण स्तंभ थीं। जी। उन्हें आधुनिक मीरा शायद इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी कविताओं में वो विरह, वो वेदना, एक अनजाने प्रिय के प्रति समर्पण का भाव बहुत गहरा है। अच्छा। जैसा मीरा के पदों में कृष्ण के लिए दिखता है, वैसा ही कुछ। उनके काव्य संग्रह यामा के लिए उन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ, हाँ। और 1988 में पद्म विभूषण भी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनका नाम लिए बिना तो मुझे लगता है आधुनिक हिंदी साहित्य की बात ही अधूरी है। अरे बिल्कुल सही कहा आपने। भारतेंदु जी, जिनका जन्म भी काशी में हुआ, उन्हें तो आधुनिक हिंदी साहित्य और हिंदी थिएटर दोनों का पितामह माना जाता है। थिएटर का भी? हाँ जी। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को गद्य और पद्य दोनों में स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये तो हुई आधुनिक काल की बात। अगर थोड़ा और पीछे चलें, भक्ति काल की तरफ, तो वहां भी उत्तर प्रदेश का योगदान जबरदस्त रहा है। हाँ बिल्कुल। भक्ति काल यानी वो समय जब ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण ही साहित्य का मुख्य विषय था। जी। इसमें गोस्वामी तुलसीदास का नाम तो सबसे ऊपर आता है। उनका जन्म राजापुर चित्रकूट में माना जाता है। राजापुर, हाँ। और उन्होंने जन भाषा अवधि में रामचरितमानस रचकर राम कथा को घर घर तक पहुंचा दिया। हाँ, वो तो है। और वो सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं रहा, वो भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों का प्रतीक बन गया। सही कहा।
और कृष्ण भक्ति की बात करें तो सूरदास जी? बिल्कुल, सूरदास जी। उन्होंने कृष्ण के बाल रूप और उनकी लीलाओं का ऐसा सजीव वर्णन किया अपने पदों में, खासकर सूरसागर में, हाँ, सूरसागर। कि वो आज भी लोगों के मन में बिल्कुल ताज़ा है। और इसी तरह संत कबीरदास? हाँ, कबीर, जिनका जन्म वाराणसी के पास लहरतारा में माना जाता है। लहरतारा जी। उन्होंने तो समाज में जो कुरीतियां थीं, जो धार्मिक आडंबर थे, उन पर सीधी चोट की। उनकी साखियां, उनके पद जो बीजक में मिलते हैं, बीजक, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं। तो ये तो हुई भक्ति और समाज की बात, लेकिन साहित्य का जुड़ाव स्वतंत्रता आंदोलन से भी रहा, है ना? यकीनन रहा, बहुत गहरा जुड़ाव रहा। जैसे मैथिली शरण गुप्त जी। हाँ, राष्ट्रकवि जी, महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। उनकी रचना भारत भारती जो 1912 में आई थी, 1912। हाँ, उसने भारतीयों में अपने गौरवशाली अतीत के प्रति एक चेतना जगाई और आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। और सुभद्रा कुमारी चौहान की वो कविता, हाँ, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। बिल्कुल, क्या कविता है। उनकी कविताओं ने वीरता और देश प्रेम का अद्भुत संचार किया। और ये स्रोत हमें सिर्फ लेखकों की ही नहीं, हाँ, बल्कि उत्तर प्रदेश के अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों की भी याद दिलाते हैं। मंगल पांडे बलिया से, रानी लक्ष्मीबाई जिनका जन्म वाराणसी में हुआ, चंद्रशेखर आजाद उन्नाव से, अशफाक उल्लाह खां शाहजहांपुर से, लिस्ट बहुत लंबी है। जी बिल्कुल। अच्छा, साहित्य के साथ साथ पत्रकारिता ने भी तो जनजागरण में अहम भूमिका निभाई होगी। हाँ, निभाई। और इसमें खास तौर पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का काम बहुत महत्वपूर्ण है। सरस्वती पत्रिका वाले। सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और हिंदी भाषा को व्याकरण और वर्तनी के लिहाज से एक मानक रूप देने का बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। अच्छा। इसने हिंदी गद्य के विकास को एक नई दिशा दी। और भारतेंदु जी ने भी तो पत्रिकाएं निकाली थी शायद। हाँ, बिल्कुल। भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन जैसी पत्रिकाएं निकाली जी। और उनके जरिए सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बहस छेड़ी, लोगों में जागरूकता फैलाई। तो कुल मिला के देखें तो ये स्रोत उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही बहुआयामी तस्वीर पेश करते हैं। सही कहा। जहां एक तरफ प्रेमचंद का यथार्थवाद है, तो दूसरी तरफ प्रसाद की दार्शनिकता है, तुलसी और सूर की भक्ति है, तो कबीर का फक्कड़पन भी है। बिल्कुल। और इन सब के साथ साथ राष्ट्र प्रेम और समाज सुधार की एक मजबूत धारा लगातार बहती रही है। सचमुच, ये एक बहुत ही समृद्ध और आप कह सकती हैं विविध विरासत है। हाँ। और ये जानकारी हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि इन महान विभूतियों के जो विचार थे, उनकी जो विरासत है वो आज के दौर में कितनी प्रासंगिक है। सही सवाल है। और ये भी कि अब कौन सी नई आवाजें हैं जो इस मशाल को आगे ले जा रही हैं या ले जाएंगी, इस पर सोचना चाहिए।